आज बेटा हम लोग स्टडी करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। गॉस थ्योरम से हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ डिराइव करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम बेटा ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यों, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए, जब गॉस थ्योरम हमको यूज करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो एक गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस सपोज करना होगा। और देखिए, गॉसियन सरफेस सपोज करने के लिए आप अपने उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखिए जहां से आपको काम करना है। जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। ये जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस अगर आप स्फीयर सपोज करते हैं, गॉसियन सरफेस अगर आप स्फीयर करेंगे, सपोज करेंगे, और इस स्फीयर के सेंटर पर अगर ये पॉइंट चार्ज होगा, तो स्फीयर के सारे पॉइंट्स बेटा इस पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस होंगे। तो सारे पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमारी सेम होगी, ठीक है। तो इसलिए हम अपने सुविधा के अनुसार गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करेंगे। तो अब हम काम वही कर रहे हैं। एक हम पहले स्फीयर बना दे रहे हैं और इसके सेंटर पर, ये सेंटर O है, यहाँ पर कोई चार्ज Q है, और ये पॉइंट P हमारा जो है ये सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब एक काम करते हैं बेटा, गॉस थ्योरम हमको अप्लाई करना है, तो अब इसमें करना क्या है आपको कि नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द स्फीयर बाय गॉस थ्योरम एंड नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द स्फीयर बाय फंडामेंटल मैनर, ठीक है। दोनों आप कैलकुलेट करिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो सबसे पहला काम है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, ठीक है। तो कंसीडर a point charge Q is at point O, and there is a point P which is small r distance away from point O। हमने ऐसे सपोज किया। Now take a sphere of radius small r with center O। सेंटर O को सेंटर लेकर के हम इन्हें एक स्फीयर कंसीडर किया है, सपोज किया है, उसका रेडियस r है, तो ये पॉइंट P स्फीयर पे होगा, ठीक है। तो नाउ टेक अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद सेंटर O एज अ गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अगेन टेक अ स्मॉल एरिया element ds around P. Now small amount of flux associated with small area element ds, that is deep high, is equal to E dot ds। बेटा बात एकदम क्लियर हो गया। इस P के अराउंड हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किया ds। तो ds जो होगा वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा।
जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इस ds से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा, तो इस पॉइंट P पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds का ये डॉट प्रोडक्ट होगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो दिस कैन बी रिटन एज E ds cos थीटा, where theta is the angle between electric field and ds area vector। तो यहाँ पर theta is the angle between E and ds। अब देखो यहाँ पर जो ये एंगल है थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ पर आपने पॉइंट चार्ज क्यों लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा जो हमारा एरिया वेक्टर का है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट अगर हम कंसीडर करते हैं, तो हर पॉइंट के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमारे दोनों यूनि डायरेक्शनल होंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 फॉर एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन स्फीयर होगा। ये बात एकदम क्लियर है। तो यहाँ जो है हियर थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी पॉइंट, ठीक है, सारे पॉइंट के लिए होगा। सो d phi is equal to E ds, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड, विद एंटायर स्फीयर, ये हमारा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई का हम क्या करें, सरफेस इंटीग्रल ले लें, ठीक है। तो डी फाई का सरफेस इंटीग्रल लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो डी फाई की वैल्यू है कितनी, ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा 0 था तो ये होगा हमारा ई डी एस, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस गॉसियन स्फीयर का कोई भी पॉइंट इस पॉइंट चार्ज से इक्विडिस्टेंस है, तो इसलिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट पर हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमारा जो होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ई को बाहर कर सकते हो, क्योंकि ये ई कांस्टेंट है, ई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है फॉर एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन स्फीयर। इस सारे पॉइंट के लिए बेटा ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, देयरफॉर जो फाई हमारा होगा वो होगा ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस, और सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस सारे एरिया एलिमेंट का जो है क्या है, सम है, ठीक है। तो सारे एरिया एलिमेंट का सम क्या होगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा। ये सरफेस इंटीग्रल डीएस जो है इस स्फीयर का सरफेस एरिया होगा, और स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर ये फाई की वैल्यू हमारा होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हमने बना लिया बेटा। तो यहाँ पर नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द गॉसियन स्फीयर, ये हमने फंडामेंटल मैनर से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो नाउ बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, तो ये फाई हमारा होगा 1/ε0 इनटू q। तो 1/ε टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस ये हमारा क्या है, q है। तो वहां पर हमने 1/ε0 इनटू q हमने लिया। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा बेटा तो वहां पर ε0 इनटू k कंसीडर करेंगे, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा जो है इक्वेशन सेकंड बाय गॉस थ्योरम है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों के एलएचएस क्या है, सेम है। अब आरएचएस को हम इक्वेट कर दें तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारा होगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू q।
तो ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। देख लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉइंट बी पर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारा जो है हम कूलम्स लॉ से भी फाइंड आउट करते हैं, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आता है। तो ये इसमें दो क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर ऐसा आता है कि गॉस थ्योरम को यूज करके आप कोई पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए, है ना, किसी एक पॉइंट पर जिसकी डिस्टेंस आर है, तो आप यही काम करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हमको जो है कूलम्स लॉ डिराइव करनी है, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर दिया, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। नाउ टेक अ चार्ज q naught at point p, so therefore force experienced by q naught at point p, ये हमारा F इज इक्वल टू होगा E इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट इंटू ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर चार्ज है तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, Q इंटू ई, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू हम रख दें, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और यही हमारा कूलम्स लॉ है, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज Q और क्यू नॉट है, उनके बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल r है, तो उनके बीच जो फोर्स है वो फोर्स 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर होता है, यही कूलम्स लॉ है। तो कूलम्स लॉ को हम लोगों ने बेटा गॉस थ्योरम से हम लोगों ने डिराइव किया। तो इसमें क्वेश्चन दो है, बात समझिएगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, तो बस आप यहाँ तक करके छोड़ देंगे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट किया, और उसके बाद इसी को यूज करके आपने कूलम्स लॉ को आपने क्या किया, डिराइव कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, डेफिनेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम। देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर, हाँ बेटा। राइट साइड दिख नहीं रहा है। आप लेफ्ट साइड कर लो, मैं राइट साइड टिल्ट कर दे रहा हूँ, हो जाएगा। सबका हो गया, ठीक है। अब दिख रहा होगा।
हो गया बेटा? यस। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, बेटा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ और ये डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली इनमें से एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में पूछता ही है, इसलिए दोनों की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। कहीं कोई डाउट है तो बता दो। अब बेटा कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन में कुछ एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है और उसी, तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। और अब यहां पर एक चीज देखो बेटा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर हम लोग को स्टडी करना है। तो स्फीयर सॉलिड भी हो सकता है, स्फीयर हमारा हॉलो भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये हमारा जो स्फीयर का मटेरियल है वो हमारा कंडक्टर भी हो सकता है और वो हमारा इंसुलेटर भी हो सकता है। तो अब फर्क क्या आएगा, थोड़ा सा इस बात को पहले समझ लिया जाए कि अगर बेटा कंडक्टर है, अगर स्फीयर का मटेरियल कंडक्टर है, तो स्फीयर हमारा सॉलिड हो या हॉलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अगर कंडक्टर होगा, ठीक है, तो जो भी चार्ज आप उसे प्रोवाइड करेंगे स्फीयर को, वो उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर के सारे पॉइंट्स जो सरफेस के हैं उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, ठीक है ना। तो इसलिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्फीयर के सरफेस पर वो हमारा यूनिफॉर्म होगा, वहां पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो सॉलिड के भी केस में और हमारा हॉलो के भी केस में, दोनों ही केस में वो आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्फीयर अगर हमारा इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हॉलो स्फीयर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। कंडक्टर के केस में ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्म हो जाएगा, कहीं भी चार्ज आप रखेंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन नॉन कंडक्टर के केस में डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म ही होगा, आप कहीं भी चार्ज, जहां चार्ज रखेंगे वो चार्ज वहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप उसको यूनिफॉर्मली अगर आपने चार्ज कर दिया तो वो केस कन्वर्ट हो गया बिल्कुल कंडक्टर की तरह, वो कंडक्टर की तरह केस कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर सॉलिड है तो सॉलिड के केस में यूनिफॉर्मली अगर आपने चार्ज किया है तो स्फीयर के अंदर भी चार्ज होगा और बाहर भी चार्ज होगा, तो फर्क पड़ेगा। बस समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर तीन केस हैं स्फीयर के लिए, स्टडी के लिए तीन केस हैं। एक आउटसाइड, स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑन द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अब पूरी बात को फिर से एक बार ध्यान से समझिएगा। कंडक्टर अगर है और सॉलिड है, चाहे वो हॉलो है, दोनों केस में बेटा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होंगे वो आपके सेम होंगे, ठीक है ना। आउटसाइड किसी पॉइंट के लिए, ठीक है,
आउटसाइड कोई पॉइंट अगर है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू जो भी आएगी ऑन द सरफेस तो एक फिक्स वैल्यू होगी, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर वही वैल्यू होगा, और इनसाइड भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है वही वैल्यू आएगा। क्या आएगा ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर कंडक्टर है तो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, दोनों केस में। लेकिन अगर नॉन कंडक्टर है और अगर वो सॉलिड है तो बेटा आउटसाइड तो ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा स्फीयर कंसीडर होगा। ऑन द सरफेस अगर हम देखेंगे तो बेटा उस केस में भी पूरा स्फीयर कंसीडर होगा। लेकिन इनसाइड अगर हम स्टडी करेंगे तो एक्चुअली क्या है कि अब जरा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए ये कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, पूरे आपके स्फीयर के अंदर बाहर हर जगह चार्ज है। तो अब कोई पॉइंट इनसाइड अगर आप कंसीडर कर रहे हैं और लेटर सपोज ये अगर सेंटर है, तो जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट है सेंटर से उतने डिस्टेंस का अगर रेडियस लेकर के अगर एक गॉसियन स्फीयर अगर हम सपोज करें तो बेटा जो नेट चार्ज कंटेंट इनसाइड द स्फीयर होगा वो आपका केवल इसके अंदर का चार्ज कंसीडर होगा, इसके बाहर का चार्ज कंसीडर नहीं होगा। तो जितना चार्ज है इस स्फीयर पर उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट ही अंडर कंसीडरेशन होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और सॉलिड स्फीयर है, तो इनसाइड जो पॉइंट आप स्टडी करेंगे उस पॉइंट के लिए अब आपको देखना होगा कि कितना चार्ज ये कंटेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके उसके बाद हम यहाँ पर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वैसे भी आपके सिलेबस में जैसे कि अब सॉलिड स्फीयर है नहीं, वो मैं बता दिया हूं कि आप अगर काम करना होगा तो कैसे करोगे। सॉलिड नहीं है, जो भी है वो हॉलो है और कंडक्टर के केस के लिए है, ठीक है। तो कंडक्टर हो, हॉलो है, कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो सारी स्टडी सेम होगी दोनों केस के लिए। तो अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं लेट अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, स्फीयर हमने लिया ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड चार्ज Q is uniformly distributed over the entire surface, ठीक है बेटा। तो ये हमने लिया है कंडक्टर और हॉलो स्फीयर हम लिए, चलिए कंडक्टर लिए हैं, हॉलो स्फीयर लिए हैं। कंडक्टर अगर सॉलिड स्फीयर भी लेंगे तो सेम रिजल्ट होगा, इस बात को आप समझे रहिए। तो अब जरा देखो बेटा एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस हमने स्मॉल आर सपोज किया है और क्यू चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, है ना। यूनिट सरफेस एरिया पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए बेटा यहाँ पर तीन केस हम लोग स्टडी करेंगे, केस 1 आउटसाइड, केस 2 ऑन द सरफेस, केस 3 इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर केस 1 हम ले रहे हैं, केस 1 पॉइंट P इज आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड है तो मान लो बेटा ये पॉइंट P जो है सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे है, लेट अस सपोज, ठीक है। ये सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये हमारा जो है चार्ज स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हमको कैलकुलेट करना है और गॉस थ्योरम यूज करना है। तो बेटा गॉस थ्योरम जब हमें यूज करना है तो हमको ये गॉसियन सरफेस ही कर लेना पड़ेगा और वो गॉसियन सरफेस हम कैसा लें, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात समझिए बेटा, हम गॉसियन सरफेस अगर कैपिटल आर रेडियस का अगर स्फीयर लेते हैं जिसका सेंटर वही हो,
जो गिवन स्फीयर का है, ठीक है, तो उस गॉसियन स्फीयर के सारे पॉइंट्स, ठीक है, गिवन स्फीयर से इक्विडिस्टेंस हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये गॉसियन स्फीयर जो हम ले रहे हैं, ये गॉसियन स्फीयर है, ये गिवन स्फीयर है, ये सेंटर है, ठीक है, और ये रेडियस तुम्हारा स्मॉल आर है, और यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल आर है। ये गॉसियन स्फीयर है, जरा देखो। तो गॉसियन स्फीयर जो है ये हमारा गिवन स्फीयर से वो हमारा इक्वि डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सारे पॉइंट्स अब हमारे क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो अब बेटा, अब आप नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द गॉसियन सरफेस बाय फंडामेंटल मैनर आप कैलकुलेट करिए। उसके बाद नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द गॉसियन सरफेस बाय गॉस थ्योरम आप कैलकुलेट करिए, और दोनों को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहां पर ये पॉइंट पी है, तो टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds around p, therefore small flux associated with ds, that is d phi is equal to e dot ds, ये होगा। अब देखो बेटा यहां पर ये होगा e ds cos थीटा, where theta is the angle between electric field and area vector। तो एरिया वेक्टर तो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये भी हमारा रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसकी मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हमारे यूनिडायरेक्शनल होंगे, और इस स्फीयर के, गॉसियन स्फीयर के किसी भी पॉइंट के लिए बेटा E और D एंगल बिटवीन E एंड DS ये हमारा जीरो ही होगा। तो यहाँ थीटा जो है जीरो और एवरी पॉइंट ये होगा। तो देयरफॉर डी फाई की जो वैल्यू होगी वो EDS होगी, ठीक है। तो नेट फ्लक्स, देयरफॉर नेट फ्लक्स है ना, ये नेट फ्लक्स जो है एसोसिएटेड विद गॉसियन सरफेस या स्फीयर, गॉसियन सरफेस क्या, यहाँ सरफेस स्फीयर, स्फीयर ही लीजिए, गॉसियन स्फीयर, ये हमारा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS। अब देखो बेटा E की वैल्यू जो है सारे पॉइंट्स के लिए सेम होगी ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री E की वैल्यू सारे पॉइंट के लिए सेम होगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स बेटा इस गिवन स्फीयर से इक्विडिस्टेंस है, तो इसलिए E को भी हम बाहर ले लें। तो सिंस E इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ड्यू टू सिमेट्री, ये आपका जो है सारे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। गॉसियन स्फीयर के किसी भी पॉइंट को अगर आप कंसीडर करोगे तो किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा सेम होगी। तो देयरफॉर ये हमारा फाई जो होगा वो होगा E सरफेस इंटीग्रल ऑफ DS, और E इंटू इसकी वैल्यू अब आप रख लीजिए 4 पाई r², क्योंकि बेटा जो गॉसियन स्फीयर है उसका रेडियस r है, तो टोटल सरफेस एरिया जो है 4 पाई r² होगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब जो है बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम हम लोग यूज करें तो गॉस थ्योरम से बेटा ये हमारा फाई जो होगा ये कितना होगा 1/ε0 इनटू नेट चार्ज कंटेन इनसाइड द गॉसियन स्फीयर। तो नेट चार्ज यहाँ पर कितना है, Q है, तो 1/ε0 इनटू Q, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड
ठीक है। E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू 1/epsilon naught into q। Therefore E is equal to 1/4 पाई epsilon naught q/r²। ये वैल्यू हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइंट अगर स्फीयर के बाहर है तो टोटल स्फीयर पर जो भी चार्ज है वो चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और वो पॉइंट चार्ज हमारा सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। इसका एक रिजल्ट भी है। तो इस रिजल्ट को हम बेटा इसको देखने के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि अगर Q से R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन 1/4 पाई epsilon naught q/r² ये होगा। ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फॉर द पॉइंट आउटसाइड द गिवन स्फीयर टोटल चार्ज ऑन द sphere depends sorry total charge behaves like a point charge concentrated at the center of the given sphere। तो ये रिजल्ट है आपका आउटसाइड के लिए। देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बताइए। डाउट है किसी को? ये सब बढ़िया से समझिए, ये सब आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। एक बार प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। अब बेटा हम केस 2 पर आते हैं। ठीक है, केस 2। अब देखो बेटा, केस 2 में हम ले रहे हैं पॉइंट P इज ऑन द स्फीयर। पॉइंट P बेटा स्फीयर पे ही है, यहीं पर पॉइंट P। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस गिवन स्फीयर गॉसियन सरफेस का रोल प्ले कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लक्स आपका जो है फंडामेंटल मैनर से आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइव इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r²। ये आएगा, ध्यान दीजिए। ये काम अभी आपने किया है। काम अभी आपने फर्स्ट केस 1 में आपने किया। तो वैसे ही आप बेटा गिवन स्फीयर को ही आप गॉसियन स्फीयर ले लीजिए और उसके बाद पॉइंट P के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करिए और सारे लॉजिक जिस तरह से हमने यूज किया था उसको यूज करके आप ये नेट फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लीजिए। E इंटू 4 पाई r² होगा। अब यहाँ पर बाई गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम को यूज करेंगे तो ये फाई हमारा होगा 1/epsilon naught into q। क्योंकि बेटा टोटल चार्ज जस्ट क्लोज, ये आप ये कह सकते हो कि भाई पॉइंट P ऑन द सरफेस जस्ट क्लोज टू द सरफेस है, उसको ऑन द सरफेस आप सपोज कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज उस गॉसियन स्फीयर के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर ये Q होगा 1/epsilon naught into q। ये इक्वेशन सेकंड होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब दोनों को आप इक्वेट करिए तो E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू 1/epsilon naught into q। तो E की वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught, ठीक है, Q इंटू q/r²। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब जरा देखो बेटा, इसको थोड़ा सा हम मैनेज कर रहे हैं।
1/ε0 इंटू Q/4πr²। जरा ध्यान दीजिए, 4πr² हमने एक साथ ले लिया, तो 4πr² बेटा ये गिवन स्फीयर का सरफेस एरिया है। तो Q/4πr² ये हमारा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो E को हम लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू σ/ε0। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर लिखेंगे तो ये होगा E/σ/ε0। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा ये, ठीक है। और इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो वहां पर जो है इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू द सरफेस ये हमारा σ/ε0 होगा। तो उस पॉइंट की सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ε0, ठीक है। और ये डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्मल टू द पॉइंट होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड डिपेंड करता है चार्ज क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो ये बात भी क्लियर हो गई। और केस 3 भी देख लीजिए। केस 3, अगर पॉइंट जो है ये हमारा अंदर है, ठीक है, तो पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। तो बेटा ये स्फीयर है, इसका रेडियस आपका स्मॉल r है, पॉइंट O है, और पॉइंट P हमने बेटा अंदर लिया। जरा ध्यान दीजिएगा, हॉलो स्फीयर है कंडक्टर है, या सॉलिड स्फीयर कंडक्टर, दोनों केस में ध्यान दीजिएगा, है ना। तो पॉइंट P अगर हम ले रहे हैं बेटा, तो यहां से इस O से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कैपिटल R है, तो कैपिटल R रेडियस का अगर हम कोई स्फीयर कंसीडर करें एज अ गॉसियन स्फीयर, तो आपको क्या लगता है नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर कितना होगा? बताइए, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर कितना होगा? 0 होगा। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा होगा बेटा, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर 0 होगा, तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द गॉसियन स्फीयर भी 0 होगा, और नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द गॉसियन स्फीयर 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। एकदम लॉजिकली आप इसको बता सकते हो, गॉस से ही, पहले गॉस को ही ले लो, पहले गॉस को ही यूज करो, और आप इस लॉजिक को दे सकते हो। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी कहना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बस 2-3 लाइन में अगर आपने इसको लॉजिकली अगर आपने इसका प्रूफ दे दिया, तो कभी कभी टीचर भड़क जाते हैं कि ये कौन सा प्रूफ है, ये प्रूफ नहीं है ना, डिटेल में बताओ। आपने डिटेल में ही बताया, आपने कोई भी फैक्ट यहाँ पर आपने दबाया नहीं, उसको डिटेल में ही आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसको डिटेलिंग करने की बात आती है, माने वो ये जानना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, उनका मतलब एक समझ लीजिए कि माइंडसेट इसलिए होता है, इस बात पर होता है कि आप उसको फंडामेंटल मैनर से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करिए, उसके बाद गॉस यूज करिए, फिर दोनों को इक्वेट करके आप देखिए। एक लेंथी प्रोसेस है और कोई मतलब नहीं निकलता है। बात समझ रहे हैं ना, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, मैंने कोई मतलब उसका निकलता है नहीं, लेकिन अगर वैसे करने की बात है तो आप कर लीजिए। अब एक गॉसियन स्फीयर आपने सपोज किया, पॉइंट पी के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई सपोज कर लीजिए, ठीक है। तो नेट फ्लक्स आप जब निकालेंगे बेटा, तो नेट फ्लक्स आई इज इक्वल टू ये होगा ई इंटू 4πr², ये नेट फ्लक्स होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अब ये पॉइंट पी जो है, ये जो गॉसियन स्फीयर है वो गिवन स्फीयर से इक्वल डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री बेटा हर पॉइंट पर सेम होगी, ये भी ध्यान दीजिए। गॉसियन स्फीयर के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो, नहीं है तो बात अलग है, वो है कि नहीं है इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ है तो वो आपका सारे पॉइंट पर सेम ही होगा, इसलिए ये बाहर आ जाएगा, तो ई इंटू 4πr² होगा। और अब गॉसियन जब आप गॉस थ्योरम जब आप यूज करेंगे, तो यही फाई की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर क्या है? वो 0 है। तो अब यहाँ पर फाई की वैल्यू 0 आएगी, तो फाई की वैल्यू 0 आएगी, तो दोनों को आप इक्वेट करोगे तो E इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे भी कर सकते हो, मैथमेटिकली दिखा सकते हो, कोई मतलब देखिए मैं ये दोनों बातें कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप ऐसे कहें ये काम करें फिर इसको बताएं फिर फाइनली इसको बताएं।
अब डायरेक्ट आप बेटा यूज कर सकते हो। पहले आप पहले गॉस थ्योरम से ही नेट फ्लक्स कैलकुलेट करिए, तो फ्लक्स ही जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा ना। बोलिए भाई, फ्लक्स में दो क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया तो जीरो नहीं है, सरफेस एरिया जीरो नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप इस तरह से भी आप इसको दे सकते हैं। तो ये तीनों केस है। वैसे जनरली क्या है कि अगर एग्जाम में फर्स्ट केस सेकंड केस ही पूछे जाते हैं, थर्ड केस भी पूछा जा सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन आप इसको समझिए दोनों तरीके से। तो ये पूरा एक टॉपिक था बेटा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, है ना, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। ये पूरा एक टॉपिक था। अब इसको बढ़िया से आप देख लीजिए, अगर कहीं कोई डाउट है तो हमको आप बताएं। कर लीजिए। फेज टू में जो स्पेयर का सरफेस होगा वही गॉसियन हाँ हाँ हाँ, स्फेयर के ही सरफेस को हमने गॉसियन स्फेयर भी सपोज कर दिया है। एक्चुअल में क्या है ना बेटा, केस टू में जो पॉइंट पी की बात कही गई है ना, वो पॉइंट पी जस्ट क्लोज टू द सरफेस है। ऑन द सरफेस मतलब जस्ट क्लोज टू द सरफेस है। ठीक है, तो गिवन स्फेयर को ही आप गॉसियन स्फेयर आप सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये करेंगे, फंडामेंटल मैंने से ये फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने अभी किया था इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, वही चीज बार बार करने का कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, वेस्टेज ऑफ टाइम है और वेस्टेज ऑफ इंक भी है। दोनों चीजें हैं, तो हमको दोनों बचाना है भाई, टाइम भी बचाना है और इंक भी बचाना है। हाँ, तो ये आप कर लेंगे और उसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई करके ये कर लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट पर बेटा फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, न्यूमेरिकल वगैरह में यूज होगा और आगे भी हम लोग काम करेंगे। और बढ़िया से समझते चलिए इसको, आप समझ जाते हैं बढ़िया से चैप्टर। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों का जो है कैपेसिटर जो आएगा, तो कैपेसिटर वगैरह भी आपको एक बहुत ही लेंदी टॉपिक है, अब बहुत ही मतलब कह लीजिए कि कॉन्सेप्शनल टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम हो जाएगा। तो बेटा इसको हटाया जाए यहाँ से। हो गया, चलिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो अब जरा थोड़ा सा इसको देखा जाए। ये मान लो ये कोई वायर है, ठीक है ना, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी फिक्स है, पर यूनिट लेंथ चार्ज का अमाउंट फिक्स है। अब इस वायर के क्लोज किसी भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ का यहाँ पर सेंस क्या है, उसको मैं पहले क्लियर कर दूं। इनफाइनाइट लेंथ का सेंस ये है बेटा
कि क्लोज टू द वायर इन मिडिल रीजन, आपका वायर 1 मीटर ही है लंबा, समझ रहे हैं ना, लेकिन मिडिल रीजन में अगर उस वायर के क्लोज किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस पॉइंट के लिए वो गिवन वायर एक इनफाइनाइट लेंथ की तरह आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर इनफाइनाइट का सेंस यही है कि आप जो भी वायर कंसीडर कर रहे हैं उसके मिडिल रीजन में और क्लोज टू द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना। तो अब जरा मेरी बात समझिए, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों के पास नॉलेज है उस नॉलेज पर हम लोग देखते हैं। एक स्मॉल लाइन एलिमेंट अगर यहां पर कंसीडर करें बेटा, ध्यान दीजिए, तो ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, वो जो है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आउटवर्ड डायरेक्शन, अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये होगा, बोलिए। बिल्कुल एकदम समझ में नहीं आएगा तो रोक दीजिएगा हमको। अब देखो, इसका ही एक सिमेट्रिक लाइन एलिमेंट इधर भी आपको मिलेगा, मतलब ये फुट है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इससे अगर x डिस्टेंस पर, अगर आपने x1 डिस्टेंस पर अगर ये आपने लिया लाइन एलिमेंट, तो x1 डिस्टेंस पर इधर भी उसका बिल्कुल सिमेट्रिक लाइन एलिमेंट यहां भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट सेम लेंथ का अगर ले रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड DE, और ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा DE, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। कहने का मतलब यह है कि कहीं भी कोई लाइन एलिमेंट अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसका सिमेट्रिक लाइन एलिमेंट अपोजिट साइड में अवेलेबल है। इनफाइनाइट लेंथ का सेंस ये भी है, ठीक है। तो अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इनके अगर हम कंपोनेंट कंसीडर करें, जरा ध्यान दो, ठीक है। तो इस DE का बेटा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो दोनों सेम डायरेक्शन, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इस DE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है। इस DE का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है। तो कुल मिलाकर के ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। मींस रिजल्ट हमारे सामने ये दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू द वायर इन मिडिल रीजन और नॉर्मल टू द वायर, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। वायर के नॉर्मल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। तो इसलिए ये सेंस डेवलप करना जरूरी था, हमको जो है स्टडी करनी है तो ये सेंस डेवलप करना जरूरी था। तो नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये हमारा होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक है। तो अब जरा देखो, जब गॉस थ्योरम हमको यूज करना है और ये वायर हमारे पास है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, और कोई पॉइंट P यहाँ पर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू द वायर है बेटा, स्टडी के लिए हम ले रहे हैं, थोड़ा सा इसका डिस्टेंस हमने अच्छा खासा दिखाया है। तो इस पॉइंट P पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमको चाहिए कैलकुलेट करना है और गॉस थ्योरम यूज करना है तो गॉसियन सरफेस भी लेना पड़ेगा। अब यहां पर गॉसियन सरफेस हम कैसा कंसीडर करें, ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि गॉसियन सरफेस हम कैसा लें, ठीक है। तो देखो बेटा, यहां पर लाइन के केस में गॉसियन अगर हम सरफेस एक सिलेंडर लें, अगर एक सिलेंडर, ध्यान दीजिए, और ये जो वायर है वो सिलेंडर की एक्सिस हो, तो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस के सारे पॉइंट्स बेटा इस वायर से इक्वल डिस्टेंस होंगे। बोलिए, बात समझ में आ रही है? अगर हम सिलेंडर अगर हम एक लेते हैं, ठीक है ना, एक सिलेंडर अगर लेते हैं, ठीक है, और एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर करें जिसकी एक्सिस गिवन वायर हो, तो उसके लेटरल जो सरफेस होगा, लेटरल सरफेस जो कर्व सरफेस है
उस सरफेस के सारे पॉइंट्स हमारे जो है गिवन वायर से इक्वल डिस्टेंस होंगे। तो सिलेंडर की जो रेडियस है, जो इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, वही हम ले लें। तो इस पॉइंट की, मान लीजिए इस वायर से डिस्टेंस हमारी आर है, तो आर रेडियस का एक सिलेंडर ले लें। ये हमने सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर की एक्सिस गिवन वायर है, ठीक है। चलिए, ये गिवन वायर इस सिलेंडर की एक्सिस हो गई और ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो सिलेंडर में हमारे पास कितने सरफेस हैं? हाँ, 3 सरफेस है, ठीक है ना। 2 प्लेन सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। तो तीनों सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना होगा। मैं पूरा गाइड कर रहा हूं इसको, आप ये टॉपिक आप सेल्फ करोगे, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात समझिए। अब लेटरल सरफेस को ही पहले मैं कंसीडर करता हूं। तो पी के अराउंड एक स्मॉल एरिया एलिमेंट आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो आपका रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों यूनिडायरेक्शनल है। तो स्मॉल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द स्मॉल एरिया एलिमेंट ई डॉट डी एस, ये हमारा होगा ई डी एस कॉस थीटा कॉस जीरो। और ये लेटरल सरफेस के किसी भी पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो ये हमारा ई डी एस होगा। तो नेट फ्लक्स ये हमारा डी फाई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, ठीक है। फॉर लेटरल सरफेस हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 सरफेस है, आपने ही बताया। तो ये फर्स्ट सरफेस है, चलिए ये सेकंड सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है। तो हम फर्स्ट सरफेस के लिए कर रहे हैं। तो फर्स्ट सरफेस के लिए काम करेंगे, तो ये होगा ई डी एस। और बेटा लेटरल सरफेस के सारे पॉइंट्स गिवन वायर से इक्वल डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट पर सेम होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो यहां पर ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इज इक्वल टू ई इंटू, अब बेटा टोटल लेटरल सरफेस का एरिया आप निकालिए। तो टोटल लेटरल सरफेस का एरिया कितना होगा? अरे भाई, आप कौन सा सरफेस स्टडी कर रहे हो? आप कर्व सरफेस स्टडी कर रहे हो। तो कर्व सरफेस की ही ना एरिया चाहिए हमको। हम कर्व सरफेस से एसोसिएटेड नेट फ्लक्स निकाल रहे हैं। कर्व सरफेस से एसोसिएटेड नेट फ्लक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कर्व सरफेस का ना एरिया चाहिए। ये कितना होगा? हाँ, कितना बोल रहे हो? पाई आर। चलो सिलेंडर की लेंथ ले लो, अगर कोई डाउट है तो। चलो एल हमने ले लिया सिलेंडर की लेंथ। अब तो बताओ। एक मिनट, मैं नोट कर रहा हूं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एल, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आंसर आएंगे अभी, और कोई और आंसर दे रहा था। और कोई कुछ बोल रहा था। अनुराग बोलो। पाई आर एल। अच्छा, और ये और अंशिका तुम भी कुछ बोल दो। टोटल है बताओ। तुम लोगों को ना, अगर क्लास में होते तो निश्चित रूप से बहुत पिटाई करते, निश्चित रूप से पिटाई करते। मैंने छोड़ने वाली बात नहीं की। चलो क्लास, कहाँ किस क्लास में ले चले? क्लास 7th में ले चलते हैं। क्लास 7th में चलो, सब लोग तैयार हो जाओ। क्लास 7th में ले चलते हैं सब, ठीक है। क्लास 7th में आ गए सब लोग? ठीक।
अब देखो क्लास 7th के तुम लोग स्टूडेंट हो, ये मान के चलो, ठीक है। हाँ, और देखो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ओके। ये सिलेंडर है, ध्यान से देखो, ये सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर का जो हाइट, जिसको मैं यहां लेंथ कहा हूं, वो एल है। और इस सिलेंडर का रेडियस, ठीक है ना, रेडियस स्मॉल आर है। इस सिलेंडर को यहां से हम कट करते हैं और इसको हम खोल देते हैं, बिल्कुल। तो ये एक रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर। देखो देखो, ये 2 पाई आर, सर्किल का सरकमफेरेंस चाहिए तो 2 पाई आर, ठीक है। और ये आपका जो है, ये लेंथ हो गया 2 पाई आर, और ये इसकी हाइट है एल। तो 2 पाई आर इंटू एल, ये एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये दोनों पता नहीं क्या क्या लिखती है। हाँ, ये तो वॉल्यूम लिख दिए हो भाई, पहला तो वॉल्यूम लिख दिए हो, वॉल्यूम एरिया में कोई फर्क है नहीं है। तुम लोग तो क्लास 7th और 6th के बच्चे हो गए हो, बिल्कुल। बड़ा समझाना पड़ता है एरिया में और वॉल्यूम में, उनको बड़ा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अच्छा ये एरिया इसको कहते हैं, अच्छा ये वॉल्यूम है, अच्छा ये फार्मूला है। वो रट्टा मारते हैं, समझते कम है, रट्टा ज्यादा मारते हैं। लेकिन तुम लोग समझने वाले हो भाई, ये क्लास में, जिस क्लास में हो तुम लोग, ये समझने वाला क्लास है, रट्टा मारने वाला क्लास नहीं है, ठीक है। तो दोनों फार्मूला आपने दिया, दोनों ही गलत दिया। तो ये वैल्यू होगी 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर एल। चलो, एक तो हमने सर फाई 1 निकाल लिया। अब फाई 2, तो फाई 2 के लिए बेटा ये फ्लक्स निकालना है ना, तो यहां पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होगा, ठीक है, अलोंग द वायर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वायर के नॉर्मल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल 90 डिग्री का है। तो यहां पर cos 90 जीरो होगा। तो फ्लक्स एसोसिएटेड बाय सेकंड सरफेस और फ्लक्स एसोसिएटेड बाय थर्ड सरफेस, ये दोनों जीरो होगा, ये दोनों जीरो होगा। तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द एंटायर गॉसियन सरफेस, ये हमारा फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 होगा। बेटा नहीं समझ में आए तो बात करो हमसे, है ना, केवल देखो मत, बढ़िया से समझो। आप कहीं कोई दिक्कत है तो हमसे बताओ। तो हमने पहले लेटरल सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट किया, फिर ये प्लेन जो हमारा डिस्क था, सर्कुलर डिस्क है, इससे और ये डिस्क, तो 2 और 3 दोनों के लिए सेम रिजल्ट होगा, और वो जीरो होगा क्योंकि डीएस और ई में एंगल जो है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसलिए अब नेट फ्लक्स हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा होगा E इंटू 2 पाई आर एल। ये इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हो गया। तो फंडामेंटल मैनर से नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द गॉसियन सरफेस, ये आपने कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू ये आई। अब आप क्या यूज करेंगे, गॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो अब गॉस थ्योरम यूज करेंगे तो नेट चार्ज जो है इनसाइड द गॉसियन सरफेस आपको देखना है। तो बेटा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लीजिए लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लैम्डा है। तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना होगा, बोल दो। बोल ही नहीं रहा है, पिटाओगी, अब पिटाओगी, अब निश्चित पिटाओगी, घर आके पीटेंगे, अब चाय भी पियेंगे। शक्कर है घर पे ना? हाँ, वो तुम्हारे यहाँ नहीं रखता, पता है, तुम्हारे यहाँ चाय कोई पीता ही नहीं। और कोई बोले? ये भाई आदित्य, आदित्य क्या कर रहे हो, बोलो बोलो बोलो।
Net charge inside the Gaussian surface. Net charge inside the cylinder. नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना है, क्योंकि गॉस में बेटा उसी का रोल है। क्यों जीरो होगा? ये वायर सिलेंडर के अंदर है कि नहीं है, और पर यूनिट लेंथ चार्ज लैम्डा है, और कितना वायर का कितना पोर्शन इनसाइड द सिलेंडर है, वो है एल, तो लैम्डा इंटू एल होगा कि नहीं होगा? अब हो गई, तो नेट चार्ज होगा लैम्डा इंटू एल। तो गॉस थ्योरम से आप जब प्लस निकालोगे तो ये होगा 1/ε0 इंटू लैम्डा एल। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो E इंटू 2πrl इज इक्वल टू 1/ε इंटू लैम्डा एल, ये होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/2πε0, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा लैम्डा बाई आर। तो ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन क्लोज टू द वायर। इसको आप 4 पाई के टर्म में लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0, इसलिए कि 1/4πε0 एज अ होल वैल्यू पुट करना इजी है, ठीक है, तो इनटू 2 लैम्डा बाई आर, ये होगा भाई, यही होगा, इसमें कौन सी दिक्कत है? तो ये आर्टिकल आप समझ लीजिए और इसको अपने तरीके से बढ़िया से जो सिस्टम होता है वो सिस्टम से अपने नोटबुक में कर लीजिएगा, देख लो, और कहीं डाउट है तो बता दो। और कल क्लास होगा बेटा, कल भी क्लास होगा, संडे मंडे का कोई मतलब है नहीं, कल भी क्लास होगा। कोई डाउट है? ठीक है बेटा, आज यही हम लोग खत्म करते हैं, थैंक यू।